नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत और कविता। और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अब सवाल कैसे भेजना है इसका जरिया बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे सोशल साइट्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, एक्स यानी ट्विटर हुआ, या फेसबुक, वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर यूट्यूब पे जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। अब सवाल भेजने का तरीका भी बता देता हूं, बेहद आसान है। एक इजी फॉर्मेट है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से लेवल से आपने खरीदा है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। इससे हमारे गेस्ट को, हमारे एक्सपर्ट्स को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। रेलिगर ब्रोकिंग से अजित मिश्रा जी हमारे साथ शामिल है और एंजल वन से राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार आप दोनों का और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। तो एक मार्केट चेक लेते हैं फटाक से। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगा। बाजार देखें तो निफ्टी का ये कुछ 11वां सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। अब इतनी लंबी खरीदारी कम से कम 4 साल के डेटा में तो हमें नजर नहीं आया, उसके पहले शायद हुआ हो। तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक्सपायरी भी चल रही है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर भी बता दीजिए, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव हुई थी, लेकिन काफी अच्छी नीचे से रिकवरी आई थी और पिछले सेशन के भी ऊपर जाता हुआ हमें नजर आया था। शुक्रिया अंश। बिल्कुल, तो देखिए मार्केट में टोन पॉजिटिव है। हम रिकॉर्ड हाईज कल हमने एक नए बनाए, आज हम उन्हीं लेवल्स को रिक्लेम कर रहे हैं, बावजूद सिक्के की ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से कुछ खास पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाजार में, और जो रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर, जबकि बैंकिंग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तब ये हम इस तरीके से टोन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि मार्केट का टोन पॉजिटिव है, बायर्स पॉजिटिव साइड पे है। और अब क्योंकि रिकॉर्ड हाइज बन गए हैं, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स अभी भी मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज़ थोड़ा-सा भी सपोर्ट अगर हमको बैंकिंग से मिल गया, तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू करेगा। करीब 25 400 500 तक के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिल जाएँगे। तो अब 24 950 बेसिकली एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक उसको आप होल्ड कर रहे हैं, तब तक बाय ऑन डिप्स आप मेंटेन करके रखिए। जैसे हमने बात की कि बैंकिंग के बगैर अभी तक ये रैली हुई है, बैंकिंग में अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। बीच-बीच में थोड़ा बहुत हमने देखा है कि कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पार्टिसिपेट करते हुए। बट अभी जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो करीब 51 200 से लेकर 400 का ज़ोन है। इसको डिसाइसिवली क्रॉस कर देंगे हम बैंकिंग में, तब जाके एक अच्छा डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा, जो कि इंडेक्स को करीब 52,000 तक लेके जाएगा। तो उस केस में हो सकता है कि आपको 25 400 और 500 के लेवल्स निफ्टी पे दिख जाएँ। तो दोनों ही केस में आपको पॉजिटिव साइड का ही बायस मेंटेन करना है, निफ्टी में भी और बैंकिंग में भी। और राइट, चलिए तो बाजार को लेके ये लेवल्स जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन दर्शकों के सवालों को अब शो में शामिल करते हैं झटपट, क्योंकि अगले 1 घंटे हमने आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब ही देने हैं। और तरीका आपको पता है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है आपको और सवाल अपने भेज देने हैं। कमल कृष्ण दास का मैं सवाल लूँगी, और इन्होंने बस इतना ही पूछा है। यूट्यूब के हमारे ये दर्शक हैं और इन्होंने राजेश ट्रेंड पर सवाल पूछा है। मैं नहीं जानती कि ये खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं, क्योंकि ट्रेंड में क्या करना है, यही एक लाइन में इनका सवाल है। तो आप बताइएगा चार्ट्स देखकर कि अगर किसी को प्रवेश करना हो तो फिलहाल कितना इंतज़ार करना चाहिए, और वैल्यूएशंस के लिहाज से कितना आपको लगता है कि मोमेंटम बन रहा है खरीदारी का। नमस्कार। और ट्रेंड का अगर हम चार्ट देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। कंटिन्यूसली वर्टिकल रैली हमें देखने को मिला है। यहाँ पे फ्रेश बाय की तो सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरबॉट है। अगर इनके ऑलरेडी बाय है तो वो बने रह सकते हैं। इनकेस कोई डिप आता है टुवर्ड 6800 के आसपास, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, एंड इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करके हमेशा ये स्टॉक बाउंस करता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो फ्रेश बाय तो मैं सलाह नहीं दूंगा, बट अगर कोई डिप आता है 6800 के आसपास, तो वहाँ पे बाय बने रह सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉक के लिए टारगेट होगा वो होगा अराउंड 7450 से 7600 का। तो स्टॉक डेफिनेटली पॉजिटिव है, डिप में बाय कर सकते हैं।
ठीक है, तो ट्रेंड पर ये रहा है। हमने देखा ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट भी कल इस पे आई थी और कल एक रैली भी हमने अच्छी देखी थी इसमें। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं फतेह परियार, और ये जो हैं वो कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ नज़रिया नहीं भेजा है, लेकिन कोचीन शिपयार्ड पे इनका सवाल है। बताएं अजीत जी, कोचीन शिपयार्ड यहाँ से कैसा लग रहा है? डिफेंस शेयरों में हमने देखा कि एक बेहतरीन रैली थी, लेकिन बजट के बाद से जब सरकारी शेयरों में एक तरह का करेक्शन हमें लगातार नजर आया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली हमने डिफेंस शेयरों में भी देखने को मिली। तो क्या कोचीन शिपयार्ड यहाँ से इस भाव पे कोई एंट्री का मौका दे रहा है? देखिए प्रशांत, यहाँ पे जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि डिफेंस स्टॉक लार्जली प्रेशर में है और अक्रॉस द बोर्ड, ये केवल कोचिन शिपयार्ड के लिए नहीं है। ज्यादातर सारे ही स्टॉक्स आप देखेंगे तो इस तरीके के करेक्शन जो कि करीब इस मंथ में करीब करीब 25% डाउन है कोचिन शिपयार्ड। और आज जो बेसिकली एक क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे ये स्लिप हो रहा है, ये आप 100 EMA जो कि एक क्रिटिकल सपोर्ट है उसके नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये 1960 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक दे देता है तो ये प्रेशर बढ़ेगा। तो अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी होगा कि ये करेक्शन ओवर हो गया है डिफेंस स्टॉक्स में। इनफैक्ट कुछ एक डिफेंस काउंटर्स हैं जैसे HEL, BHEL, जहां पे कि फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन के साइन है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। अगर आपके पास पोजीशन है तो 1960 के नीचे अगर ये क्लोज हो रहा हो तो डेफिनेटली आपको एक बार पोजीशन को हल्का करना चाहिए, बिकॉज जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो करीब 1650-1700 के जोन में आएगा। तो ये है राय अजीत जी की कोचिन शिपयार्ड पर 1960 के नीचे जाए तो थोड़ा सा काट लेने की सलाह यहाँ पे दी गई है। चलिए, इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ कल्पना जी जुड़ चुके हैं। कल्पना जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास HAL के शेयर है 15 जी। और 5150 पे लिया हुआ है, तो क्या करने का? अभी वो नीचे ही जाता जा रहा है। जी, और आपका नजरिया क्या, आप कितने टाइम तक होल्ड करने देख रहे हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कुछ अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। HAL पर इनकी खरीदारी है 5160 के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक कुछ 10% गिरता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पर यहाँ पे कुछ आई थिंक 4510 का एक लेवल है जहां से हमें कुछ 2 बार रिवर्सल दिखा था पास ही में। तो यहाँ पर क्या वापस रिवर्सल, थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जस्ट HAL पे सहयोगी जो पैनलिस्ट है उन्होंने भी व्यू दिया था। एंड अभी अगर HAL देखे तो आपने जैसे हाईलाइट किया 4500 का एक प्रीवियस बॉटम का सपोर्ट है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक 100 EMA 89 EMA का सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल्स HAL के लिए काफ़ी क्रूशल है 4500 के आसपास। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, नहीं तो अगर 4500 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर एक वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे स्टॉक जो है 4250 से 4300 लेवल्स तक नीचे जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। 4500 का एक की स्टॉप लॉस होगा। अगर वो ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में जो है वो एग्जिट कर सकते हैं नीचे में, क्योंकि फर्दर 4250 4300 लेवल्स आने वाले वीक्स में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो HAL में आपको ये सलाह दी जा रही है। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। उज्जैन से गिरधारी लाल जी। नमस्कार गिरधारी जी, कैसे हैं? हाँ नमस्ते सर, अच्छा है मैडम, बढ़िया है। बढ़िया सर, बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं सर? हाँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम। मैं NMDC के 200 शेयर में 264 के रेट से लिए। 264 में लिए हुए हैं? हाँ, करीबन 3 महीना हो गया उसको। ओके। हाँ, तो उसमें क्या रणनीति अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए, अपने रखना है कि निकाल दें, क्या है? कितना आपने नजरिया कहा, मैं सुन नहीं पाई? 3 महीने? 3 महीने हुए मेरे को लिए, साल भर रख सकते हैं अपन इनको। अच्छा, साल भर भी लग सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि कितनी अवधि के लिए रखना फायदेमंद होगा। अजीत, आपके पास आना चाहूंगी बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इस पर बाय कॉल है और इनका नज़रिया भी लंबी अवधि का ही है। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस के नीचे 2 to 3 के आसपास के लेवल्स पर NMDC का स्टॉक चल रहा है। फैक्टर्स जो नियर टर्म में प्ले आउट होंगे और जो वॉलिटिलिटी ये देखेंगे उससे बचने के लिए आप क्या व्यू इनको रेकमेंड करेंगे, और अगर कोई स्टॉप लॉस भी इनको रखना हो तो?
बिल्कुल कविता, देखिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, जब भी ट्रेडिंग के लिए अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हैं तो उसको प्लीज स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। आपने 264 के पास लिया था, स्टॉक अभी करीब 222 आ चुका है। आपका अगर लंबी अवधि का नजरिया था देन डेफिनेटली वो स्पेक्टर्स अलग हो जाते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल चीजें पैन आउट हो रही हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा लॉन्ग टर्म में। बट बावजूद इसके मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी थोड़ा सा पॉज जरूर देखने को मिला है, एक रिकवरी देखने को मिली थी मेटल स्टॉक्स में, जिसकी वजह से एक रिबाउंड यहाँ पे भी देखने को मिला, बट अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन दिस सेक्टर ये। और जब तक ये 235 का ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक साइडवेज टू नेगेटिव टोन्स में बना रहेगा। ओके तो नीचे पे मुझे लगता है कि दोबारा से अब इसको 210 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर ये प्रेशर और एक्सटेंड होगा, करीब करीब 190 तक के स्टॉक को ये पुश कर सकता है। ओके तो आपको ये चाहिए कि 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और 235 के ऊपर जो आपको 252 से 50 का जोन मिलता है, वहां पे अगर आपको एक बार को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। और राइट 210 का स्टॉप लॉस आप लगाइए, उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी गहराने की संभावना है। हमें इस पेशकश को फिलहाल थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि जीएफएफ पर सेबी चेयरपर्सन फिलहाल संबोधन यहाँ पर दे रही हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। We have seen this repeatedly. I think the most recent evidence of this is that when SEBI launched a concept called small and medium REITs, we saw that the response from the industry was very, very positive. They wanted to be regulated. They were operating in an unregulated environment, and they were suffering from the fact that investors did not have faith and trust in their products and services because it was unregulated. They weren't sure that the offerers, the organizations will follow any rules. So when we propose that we will bring a framework for small and medium REITs, the industry actually came forward and said we would like to be regulated, we would like compliances, because that is what will foster trust in the system and will facilitate growth. So compliance is important not just for the investor, but also for the business. Both of them benefit from the requirement of protection of the consumer. Now, when we talk about compliances, there are two aspects to it. And when we say ease of doing business, there are two aspects to it. The first is running the business itself. How easy is it to run the business? And the second is, how easy is it to comply with the rules and regulations? In terms of business, the first and foremost that any entity asks the question, and particularly fintechs, saying, am I allowed to do this or am I not? It's a yes-no question. Now, where does innovation come? Innovation usually comes at the boundaries of the yes and no. That is why it is innovative. If everything was clearly in the yes and clearly in the no, there would be no innovation. So when innovation comes, it's usually in the gray areas between yes and no. And the important thing is what guides a regulator, that which out of those grays are light gray and can be moved to white, and which of those are dark gray and must be banned. So the principles that we as regulators follow. तो सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोलती हुई, और वहां पर उन्होंने कंप्लायंस की अहमियत पर खासा जोर दिया। उन्होंने बताया कि सेबी की पूरी अवधारणा ही रेगुलेशन पे टिकी हुई थी, और खुद निवेशक जो है और कारोबारी थे वो चाहते थे कि उन्हें रेगुलेट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से वो एक दौर में अनरेगुलेटेड सिस्टम में काम करते थे। और उनका मानना है कि कंप्लायंस न सिर्फ कारोबारियों के हितों में है बल्कि निवेशकों की हितों की भी सुरक्षा जो है वो कंप्लायंसेस के जरिए होती है, रेगुलेशंस के जरिए होती है। चलिए एक बार फिर से अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। सुशील गौतम साहब हमारे साथ इस वक्त इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और इंदौर का नाम आता है तो मुझे बस याद आता है वहां का पोहा जलेबी। बहुत ही शानदार सुबह आप कहीं निकलिए, पोहा जलेबी जो है वहाँ की बड़ी ही कहते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट
सबसे इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा हम इंदौर की बात करें तो खजराना के गणेश मंदिर और वहाँ की मिठाइयाँ, हमें बताइए कैसा है आजकल वहाँ का मूड माहौल? इंदौर अपने स्वच्छता के लिए भी, अपनी साफ सफाई के लिए भी काफी जाना जाता है। तो स्वच्छता के लिए तो नंबर 1 है ही, ये आप जानते ही हैं। तो इंदौर इज द बेसिकली फॉर द हाउस कीपिंग। जी जी जी। तो सर मेरा दो स्टॉक्स पे मेरा सवाल था। जी बताएं सर। एक मेरा बजाज फाइनेंस पे था सर। हाँ। बजाज फाइनेंस के मेरे 12 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 3031। ठीक है। और सर एक मेरा एसबीआई पे है, मेरा 146 शेयर्स हैं और एट द रेट ऑफ 308। ठीक है, एसबीआई पे 300 के भाव पे आपने बताया ना? यस सर। ठीक है, अब हमें जरा नजरिया बता दीजिए। सर नजरिया सर मैं लॉन्ग टर्म में सर। ठीक है, बजाज फाइनेंस आपने 3300 के भाव के आसपास खरीदा है और एसबीआई आपने 300 के भाव के आसपास खरीदारी की है। तो सबसे पहले आप बधाई स्वीकार करिए सुशील जी, क्योंकि आप जैसे इन्वेस्टर जो हैं वो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म की अहमियत और पेशेंस कितना मायने रखता है, और दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स में आपने एक लंबे नजरिए के साथ यहां पर बने रहे और उसका आपको एक तरह से कह सकते हैं रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आता हुआ है। यहां से भी चूंकि आप थोड़ा और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अजीत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वाकई पीठ थपथपाई जानी चाहिए सुशील जी की। 3301 के भाव पे ये बजाज फाइनेंस में बने हुए हैं और 300 के भाव पे ये एसबीआई में बने हुए हैं। बताइए और कितना मुनाफा आने वाले वक्त में इनको देखना होगा, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है यहां पर सलाह इनको मिलती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल प्रशांत, देखिए यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से आप इन्वेस्टेड हैं, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेटली नजरिया आपका जैसे है। और बजाज फाइनेंस में देखिए ये इनका अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों में बजाज फाइनेंस ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस स्टॉक में यही एक रहता है कि जब भी एक आप बड़े नामों में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ एक पीरियड फेजेस होते हैं जहाँ पे कि इनकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से वो पास्ट में चल रहे होते हैं। तो एक फेज आता है जहाँ पे कि ये डोरमेंट हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी इनका खामियाजा जो इस टाइम का उन्होंने भुगता होता है वो 1 साल में या 6 महीने के अंदर ही वो मिल जाता है। तो सेम इसी तरीके की टेंडेंसी चल रही है। हम सबको पता है किस तरीके का काम, किस तरीके का एयूएम बुक बजाज फाइनेंस का है। डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी उनपे बने रहने के लिए, साथ ही साथ एसबीआई भी, क्योंकि देखिए पीएसयूज में अगर सबसे कंसिस्टेंट और जो जहाँ पे सबसे बड़ा नाम अगर एसबीआई का, तो वहां पे भी कोई डाउट मुझे लगता नहीं है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए हैं तो कोई चैलेंजिंग है। थोड़ा शॉर्ट टर्म में अभी अक्रॉस द बैंकिंग में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसी का एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हमको एसबीआई में भी देखने को मिल रही है। बट लार्जली टोन पॉजिटिव ही है कंपैरेटिवली विद इन द पीएसयू पैक आल्सो। तो दोनों में ये रिकमेंडेशन होगी कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। बजाज फाइनेंस में नेक्स्ट जो मूव आएगा वो 8000 के ऊपर आएगा। जब भी आप 8000 के ऊपर देखेंगे तो करीब 11,500-12,000 तक के लेवल्स खुल जाएंगे बजाज फाइनेंस में, और वैसे ही एसबीआई में करीब 1200 तक के लेवल्स। तो बने रहने की सलाह बजाज फाइनेंस में अजीत जी के तरफ से। ऊपर के तरफ 8000 को पार करके 11-12,000 तक भी जा सकता है। इसी के साथ रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ आज अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी नमस्कार, बताइए क्या है आज का आपका रिकमेंडेशन? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का रिकमेंडेशन ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक का नाम है मोटर्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1074 का है। डेरिवेटिव और टेक्निकल प्राइस स्टडी देख के 1050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और टारगेट प्रोजेक्शन सितंबर एक्सपायरी के लिए हमारा करीबन 1140 तक है। तो ये मूव बनाने के लिए आपको रणनीति बनानी है वैनिला ऑप्शन बाय करके। सितंबर सीरीज की आपको 1100 की कॉल बाय करनी है जो करीबन 22 के आसपास ट्रेड हो रही है, उसकी ऑप्शन प्रीमियम। पहला टारगेट आपका बनेगा 41, एक्सटेंडेड टारगेट होगा 57, और ये ट्रेड में आप 11 रुपए का स्टॉप लॉस बनाइए। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रैटेजी में आपका बनेगा 11,500, और रिस्क या स्टॉप लॉस बनेगा 6,000 रुपए का। बिल्कुल प्लेन वैनिला स्ट्रैटेजी ऑप्शन की अक्षय भागवत जी के तरफ से। टाटा मोटर्स पे खरीदारी 1100 के स्ट्राइक पर आप कॉल ले
यहाँ पे टारगेट 41 का, दूसरा टारगेट 57 का, नीचे के तरफ स्टॉप लॉस 11 रुपए का, प्रॉफिट 11,500 के आसपास का हो सकता है और नीचे की तरफ लॉस देखें तो 6,000 का। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर आता हुआ। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस रिकमेंडेशन के लिए। एक फटाफट से डिस्क्लोजर भी ले लेते हैं। तो ऐसा पाया गया है सेबी के स्टडी के हिसाब से कि अधिकतर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। तो अच्छे से स्टडी करके रिसर्च करके ही कोई भी इसमें ट्रेड ले। तो चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटा। उन्होंने जो सवाल भेजा है वो टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर है। अजीत आप ही के पास में आऊँगी बिकॉज ये व्हाट्सएप पर सवाल है, तो मुझे पता नहीं कि इनका नज़रिया क्या होगा इस पूरे स्टॉक में, इनकी रणनीति क्या होगी। बट ओवरऑल इनकी जो खरीद है ये बता रहे हैं 1088 के आसपास की है। चलिए तो यहाँ पर डील के तहत जो खबर आई है उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बाउंस बैक एक शेयर में भी आता हुआ दिखा है, लेकिन अब ये अप मूव जो है इसका कितना बरकरार रहेगा और खबर के चलते जो फ़ायदा मिला है वो कब तक और बरकरार रह सकता है? बिल्कुल कविता, देखिए काफी प्रॉमिसिंग जो लिस्टिंग के बाद एक काफी लंबा फेज हमने देखा है अपना डिक्लाइन का भी, और अब जाके दोबारा से आप इसमें थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देख रहे हैं जब कुछ खबरों के दम पर हमने स्टॉक के प्राइसेस को रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा दोबारा से जो मूव थोड़ा फिजल आउट हो रहा है हाई लेवल्स पे, एक बेस फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बनती है करीब 1040 पे। तो क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में लिया है, ये अच्छी बात है, उनके पुराने नहीं है, 1080 के पास का उनका बाइंग है, तो 1040 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और नेक्स्ट टाइम जब ये 1100 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी बनेगी करीब 1180 तक के लेवल्स भी एक्सटेंड कर दे। तो शॉर्ट टर्म में मेरा नजरिया है कि आप बने रहिए 1040 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ, और पोजिशनली आपको 1180 तक के टारगेट्स देख सकते हैं इसमें। तो बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। राजीव गुरमुखी साहब का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया हुआ है हमारे पास। एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है, 104 रुपए के आसपास इन्होंने इसमें एंट्री ली हुई है और 50,000 शेयर इनके पास हैं। तो नुकसान का दायरा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान उनको इसमें होता हुआ। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 95 रुपए के आसपास ये स्टॉक है। एक वक्त पे हमने देखा था कि ये जिस भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की है उस स्तर तक पहुंचा था और वहीं से हमने एक गिरावट भी देखी, हालांकि बीच में हमने बाउंस बैक भी देखा इसमें। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो लगभग 2.5% ये स्टॉक गिर चुका है। पिछले एक महीने में 9% से ज़्यादा टूटा है ये स्टॉक और 6 महीने में जो रफ्तार रही है एनएचपीसी की वो कोई ख़ास नहीं रही है। अगर हम देखें तो 8% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एनएचपीसी, क्या ऐसा लग रहा है कि इनके भाव को हाल फिलहाल आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? अच्छा खासा नुकसान इसमें ये झेलते हुए। राजेश जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हाँ, तो देखिए एनएचपीसी के बारे में बात करें तो काफी क्रूशल सपोर्ट पे है। अराउंड 92-93 जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अगर डिप आता था तो 92-93 लेवल से बाउंस आता था, बट अभी फिलहाल तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो भी पोजीशंस है वो 92 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे हैं। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 100 के आसपास है, जो मेजर ट्रैक्शन है वो 100 के ऊपर ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए 92 बहुत ही क्रूशल रहेगा। अगर 92 ब्रेक होता है तो मेजर सेल ऑफ आ सकता है स्टॉक में, तो 92 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड रखिए। 92 का स्टॉप लॉस बनाकर यहां पर होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां रुकेंगे एक